मैं हूं आपकी हिस्ट्री एजुकेटर अतिया अंसारी और हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को, जिसमें राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द चैप्टर थर्ड विच इज एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। और ये चैप्टर 3 का पार्ट 4 होगा। एंड टिल नाउ वी आर डीलिंग विद द पोर्चुगीज, द वेरी फर्स्ट यूरोपियंस जो इंडिया में आए थे। हमने हमारे पिछले वीडियो में डील किया कि कैसे पोर्चुगीज फाइनली रीच्ड टू द हाईएस्ट लेवल इन द ट्रेडिंग बिजनेस। बट क्या ऐसा हुआ कि उन्हें मुगल्स की रात का भी सामना करना पड़ा और स्लोली वो डिक्लाइन की तरफ जाने लगे। वी हैव ऑल्सो सीन कि एक न्यू यूरोपियन पावर अब इंडिया में आ चुकी है। कैप्टन हॉकिंस जो कि ब्रिटिशर है वो इंडिया में आ चुके हैं, और कैसे नाउ यूरोपियंस हैव टू साइडेड राइवलरीज, एक उनके पुराने अरब कॉम्पिटिटर्स और अब आ चुके हैं इंग्लिश। आज का हमारा लेक्चर हम पोर्चुगीज के बारे में डील करेंगे एंड विल कम टू एन एंड ऑफ देयर एरा and their history in the modern Indian world. So let's begin with that. So, as we have seen in the previous video, that how Portuguese had a very good relation at the time of Akbar and even Jahangir for that sake. But by the time Jahangir's reign came to an end, इनका जो रिलेशन है वो डाउनवर्ड्स जाने लगा। एंड द लास्ट नेल इन द कॉफिन, पोर्चुगीज का वो आखिरी एक्ट जिसकी वजह से उनके और मुगल एम्पायर के रिलेशंस कंप्लीटली ख़राब हो जाते हैं, वो था कैप्चर ऑफ हुगली, जो कि हम आज डील करेंगे। और ये वक्त है शाहजहां का। दिस इज द रेन ऑफ शाहजहां। ओके, लेट्स लर्न अबाउट इट। सो ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पेरियल फरमान, फरमान क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स अगर आज हम कहें, जैसे हमें एनओसी होता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या एक तरीके का हमें एक परमिशन, एक परमिट होता है। सिमिलरली मिडिवल इंडिया में देखा गया है और अब बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया ऑल्सो के जो रूलर्स होते थे वो ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को फरमान दिया करते थे फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। ये एक तरीके का परमिशन होता था। पोर्चुगीज को जो फरमान मिला था 1579 में, उसके बेसिस पे वो लोग सेटल डाउन होते हैं ऑन अ रिवर बैंक, जो कि सदगांव बंगाल के बहुत ही करीब था। और यहाँ से वो लोग अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज कंटिन्यू करते हैं और स्लोली ओवर द इयर्स दे स्ट्रेंथन द पोजीशन, अपनी पोजीशन को मजबूत करते हैं एंड दे स्टार्ट बिल्डिंग बिग बिग कंस्ट्रक्शंस। ओके, एंड स्लोली उनका जो माइग्रेशन हो जाता है फ्रॉम सदगांव टू अ न्यू पोर्ट नेम हुगली। हुगली एक पोर्ट का नाम है, ओके, एक बंदरगाह का नाम है जो कि बंगाल में है। नाउ अब ये शुरू से ही पोर्चुगीज सिर्फ मोनोपोली और हेजेमनी चाहते थे, हर चीज़ पर उनका अकेले का कंट्रोल चाहते थे। तो जब उनका जो है हेड, नॉट हेड क्वार्टर, वी वुड से कि उनका जो ट्रेड का मेन पोर्ट है वो बन गया अब हुगली। और यहाँ पे वो लोग मोनोपोलाइज करते थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। ठीक है, वो लोग सॉल्ट की यहाँ से ट्रेडिंग करते थे, उस पर मोनोपोलाइजिंग कर लिया था। अब क्या किया उन्होंने, कस्टम हाउस बिल्ड कर लिया। कस्टम हाउस क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ से जो भी ट्रेडिंग होगी, पोर्ट हुगली से जो भी ट्रेडिंग होगी सॉल्ट की, उसमें उन्हें टैक्स मिलेगा अगर उनके अलावा कोई और ट्रेड कर रहा है तो। एंड ये उनका राइट नहीं था ऑफ कोर्स, बट दे हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। और वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्टली ड्यूटीज लगाने लगे। यहाँ पे ड्यूटी का मतलब काम नहीं है, यहाँ पे लेवी ऑफ ड्यूटी इज अनदर टर्म फॉर टैक्सेशन लगाने लगे। यहाँ से भी उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया। किस चीज़ पर टैक्स लेना शुरू कर दिया? तो टोबैको पर। और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, टोबैको जब पोर्चुगीज इंडिया में आए तो इस फसल की जो जानकारी है इंडियंस को पोर्चुगीज के जरिए मिली। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन गया था इनकी ट्रेडिंग का। हमने स्टार्ट में देखा कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो थे
हमारे मसाले, स्पाइसेस, और उसमें भी सबसे ज़्यादा ब्लैक पेपर। लेकिन अभी हम जो टाइम देख रहे हैं हुगली में, तो यहाँ पर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था सॉल्ट, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिकेम द टोबैको। और हम ये बात कर रहे हैं बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी की। सो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि नाउ जो पोर्चुगीज का डोमिनेशन है वो बंगाल में हुगली के पोर्ट पर हो गया है। सो इसमें मुगल्स का क्या रोल है, मुगल्स से क्यों उनके रिश्ते खराब हुए? सो नाउ विल लर्न दैट। जो पोर्चुगीज थे, दे नॉट ओनली मेड मनी एज ट्रेडर्स, बट उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया था, और वो था स्लेव ट्रेडिंग। गुलामों की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी थी। और अगर वो इंडिया में है तो उन्हें गुलाम मिलेंगे कहाँ से? तो उन्होंने खरीदना और पकड़ना शुरू कर दिया हिंदू और मुस्लिम बच्चों को। जो इंडियन हिंदू और मुस्लिम बच्चे होते थे, ये उन्हें किडनैप कर लेते थे, उन्हें सीज कर लेते थे, और उनकी परवरिश करते थे एज क्रिश्चियंस। ओके, दे स्टार्टेड रेजिंग अप देम एज क्रिश्चियंस। और इसी के कोर्स में, इसी एक्टिविटीज में एक बार उन्होंने किडनैप कर लिया, पकड़ लिया 2 स्लेव गर्ल्स को, ठीक है। लेकिन वो कोई आम स्लेव गर्ल्स नहीं थी, वो थी स्लेव गर्ल्स ऑफ मुमताज महल। ऑफ कोर्स आपने नाम तो सुना होगा, जिनके लिए ताजमहल बनाया गया है। यस, यू आर राइट, दैट इज मुमताज महल, वाइफ ऑफ शाहजहां। अब एक मुगल क्वीन की 2 स्लेव गर्ल्स को पोर्चुगीज ने कैप्चर कर लिया है, और ये वक्त था 1632 का। द मुगल सीज ऑफ हुगली बिगैन। ऑफ कोर्स एनीवेज जो मुगल्स थे, दे वर नॉट हैप्पी विद द पोर्चुगीज, बट नाउ उनके अपने घर में एक तरीके से अटैक हो गया था, क्योंकि मुमताज महल की स्लेव गर्ल्स थी। तो उन्होंने सीज शुरू कर दी हुगली की। सीज होती है एक तरह का घेराव, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर टैक्टिक हुआ करती थी। आप कोई भी चीज़ का, कोई भी फोर्ट का, कोई भी एरिया का इतना गहरा सीज कर लो कि जो आपका दुश्मन है कहीं भाग ना पाए। सो अब ये हुगली की सीज मुगल्स के ज़रिए शुरू हो गई थी, और फाइनली जब उन्हें सफलता मिली, उसके लिए उन्हें 3 महीने लग गई सीज को करने में और फाइनली कैप्चर करने में। अब शाहजहां ने ऑर्डर दिया, ऑफकोर्स शाहजहां नहीं जाने वाले हैं इस सीज के लिए, सो वो अपने गवर्नर को बोलेंगे जो उस एरिया के हैं। सो अगर हमें पता है कि हुगली बंगाल में है, तो वहाँ के गवर्नर थे कासिम खान। उनको ये एक्शन लेने के लिए कहा गया पोर्चुगीज के खिलाफ, और फाइनली सीज हुई, और इसका एंड ये हुआ कि पोर्चुगीज फ्लीड, यानी पोर्चुगीज वहां से भाग गए। और इस सीज में मुगल्स ने अपने 1000 आदमियों को गंवाया, मतलब उनके 1000 सोल्जर्स जो थे वो मारे गए। लेकिन उन्होंने 400 प्रिजनर्स भी लिए। प्रिजनर्स मतलब जो कैदी होंगे, ओके, उस वॉर में, उस बैटल के जो कैदी होंगे, और ये जो इन्हें आगरा ले जाया गया। उस वक्त ये चलन था कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हुआ करते थे, उन्हें ये ऑप्शन दिया गया कि आप इधर इस्लाम में कन्वर्जन कर लें, या फिर आप हमारे गुलाम बन जाए। ये जो सीज ऑफ हुगली थी, और उनका जो हिंदू और मुस्लिम बच्चों को पकड़ना और उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके पालना था, ये रिजल्ट लाता है परसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियन के, क्योंकि अल्टीमेटली पोर्चुगीज तो क्रिश्चियनिटी को बिलीव करते थे। सो सीज ऑफ हुगली के बाद काफी वक्त तक ये देखा गया कि क्रिश्चियंस का परसिक्यूशन होता है मुगल इंडिया में। हमने देख लिया कि क्या थे वो चीजें जो पोर्चुगीज के डिक्लाइन की तरफ कंटिन्यूअसली जा रही थी। अब हम आ चुके हैं 18वीं सदी में, एंड नाउ ये जो 18वीं सदी है, पोर्चुगीज हैव लॉस्ट देयर कमर्शियल इन्फ्लुएंस। हाँ, कुछ उनमें से अभी भी ट्रेड कर रहे हैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, दैट इज अपनी प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी कंपनी थी, जो उनकी पावर थी, मोनोपोली थी, वो सब कम होते जा रही है। और जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कर रहे हैं, तो उनका तरीका क्या है? दे आर डूइंग पायरेसी एंड दे आर रॉबरी। क्या होती है पायरेसी? जैसे हम कहते हैं समंदर में जो डकैती होती है, समंदर में जो रॉबरी की जाती है, वही है पायरेसी। और जो हुगली था बंगाल का, वो पोर्चुगीज के जरिए एक बेस ऑफ पायरेसी के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। जैसे हम जानते हैं कि बंगाल जो है वो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पर है, और वहाँ पर बे ऑफ बंगाल है।
सो बे ऑफ बंगाल में जितने भी समंदरी सफ़र हुआ करते थे या जो भी कार्गोज आते थे या जो भी डिस्पैचमेंट हुआ करता था, वहाँ पर पोर्चुगीज अपनी पायरेसी और रॉबरी करने लगे. एंड ऑफ कोर्स द डिक्लाइन ऑफ द पोर्चुगीज वाज ब्रॉट अबाउट बाय सेवरल फैक्टर्स. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने दो गुलामों को पकड़ लिया मुमताज बेगम के और चीज़ें खराब हो गई. नहीं, देयर वर अ नंबर ऑफ रीजंस. For example, the local advantages gained by the Portuguese in India were reduced with the emergence of powerful dynasties. See, जब पोर्चुगीज इंडिया में आए थे तो उन्हें बहुत सारे नेटिव लोकल जो हमारे रूलर्स थे उनके तरीके भी एडवांटेजेस दिए गए. जैसे हमने देखा कि जैमोरिन ने कितने होल हार्टेडली उन्हें एक्सेप्ट किया था. सिमिलरली अकबर ने 3 बार उनके रिलीजियस कमीशंस बुलाए थे. लेकिन हम देखते हैं कि जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है और स्पेशली इजिप्ट, पर्शिया और जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पर नई डायनेस्टीज और सिर्फ नई नहीं बहुत पावरफुल डायनेस्टीज आती हैं. सो ऑफ कोर्स जब न्यू कंपटीशन आएगा सो डिक्लाइन होगा पोर्चुगीज पावर का, क्योंकि ये उनके मुकाबले में नहीं थे. साथ ही साथ मराठास का आगमन होगा और मराठास की पावर बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट होगी. मराठास जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मेजॉरिटिवली पाए जाते हैं और ये इमीडिएट नेबर थे पोर्चुगीज के, क्योंकि पोर्चुगीज वर इन गोवा, राइट. मराठास ने बल्कि कैप्चर भी कर लिया था इनके सैलासेट और बेसिन टेरिटरीज को, जो कि पोर्चुगीज के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो साबित हुए. और पोर्चुगीज और शिवाजी महाराज की जो नेवी थी वो एट वन टाइम वन ऑफ द वेरी बेस्ट इन एशिया भी कहलाती थी. सो पोर्चुगीज को डेफिनेटली मराठास का सामना करना बहुत मुश्किल हो गया था. देन उसके बाद जो उनकी रिलीजियस पॉलिसी थी, जैसे कि हम जानते हैं कि वो आए ही दो रीज़न से थे, एक ट्रेड और दूसरा रिलीजन. सो उसकी वजह से जैसे कि जो उनके जेसुइट्स की एक्टिविटीज़ थी वो लोगों में पॉलिटिकल फियर भरने लगे. उनका जो कांस्टेंट पॉइंट होता था टू कन्वर्ट पीपल इन क्रिश्चियनिटी, इसकी वजह से लोगों में फियर आने लगा. फिर उनकी जो मुस्लिम नफरत थी, एंटागनिज्म जो था, वो दे यूज टू हेट मुस्लिम्स. सो उसकी ये पॉलिसी की वजह से और जो कन्वर्जन पॉलिसी थी उससे न सिर्फ मुस्लिम नाराज हुए बल्कि ये हिंदूज को भी रिजेंटफुल कर दे रहा था, क्योंकि उनके बच्चों को भी सीज किया जा रहा था, किडनैप किया जा रहा था, एंड अल्टीमेटली क्रिश्चियन स्लेव ट्रेड में डाला जा रहा था. उसके अलावा उनके जो डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस थे, जैसे हमने देखा कि हाउ दे यूज्ड टू डू पायरेसी, हाउ दे यूज्ड टू डू रॉबरी. सिमिलरली जो उनके साथ ट्रेडिंग भी करते थे वो लोग बहुत ही गलत पॉलिसी इस्तेमाल करते थे और झूठ का सहारा लेते थे. इसकी वजह से उन्हें जान लिया गया था कि ये कुछ नहीं है, बस सी पायरेट्स है, यानी समंदरी डाकू हैं. साथ ही इनका जो एरोगेंस था और जो तरीके से ये लड़ाई करते थे, वायलेंस करते थे, इसकी वजह से जो स्मॉल स्टेट रूलर्स भी थे वो भी उनसे खुश नहीं थे और नो वन वाज हैप्पी विद देम. इवन द इंपेरियल मुगल्स भी उनसे नाराज हो गए थे. एक और रीज़न जो है कि पोर्चुगीज़ का इंटरेस्ट इंडिया में थोड़ा कम भी होने लगा, वो था डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील की. ओके, 15वीं सदी में कैब्रल, जो कि इंडिया में भी गवर्नर रह चुके हैं, कैब्रल ने ब्राज़ील का रास्ता डिस्कवर किया. वो एक्चुअली सर्च कर रहे थे द रूट टू इंडिया, बट ही फाउंड ब्राज़ील. सो जब पोर्चुगीज़ यहाँ पहुँचे सो इन्होंने अपना जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हेड क्वार्टर है या फिर उनका जो पावर ऑफ वर्किंग है वो गोवा से उन्होंने शिफ्ट कर लिया ब्राज़ील में. ओके, गोवा से पहले ये कहाँ पर था? इट वॉज इन कैलिकट, देन इट केम टू गोवा, देन उन्होंने अपना जो है सब पावर्स वगैरह ब्राज़ील में शिफ्ट कर दी. जैसा कि हम जानते हैं कि जब शुरू में ही डिस्कवरी स्टार्ट करनी थी एंड यूरोपियन नेशंस वर ट्राइंग टू फाइंड के हम किसे हमारा डिस्कवरर बनाकर भेजेंगे, तो दो कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया था, वो थी स्पेन और पोर्चुगल, और अल्टीमेटली वास्को डी गामा पोर्चुगल से बिलोंग करते थे. लेकिन अब क्या होने लगा कि इन दोनों किंगडम्स को इन दोनों किंगडम को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा यूरोप में. और जो यूरोप की वॉर्स होती थी, द स्मॉलर किंगडम्स इनटू स्पेन्स वॉर, अब ये तो इनके मेजॉरिटीली दे आर इन इंडिया, बट स्पेन में भी तो पावर के लिए लड़ाई हो रही है. तो उसमें जो है इंग्लैंड और हॉलैंड के साथ जो वॉर्स होती थी उसमें पोर्चुगीज़ को भी सामना करना पड़ रहा था, उनका साथ देना पड़ रहा था. एंड इट रियली अफेक्टेड क्या पोर्चुगीज़ की मोनोपोली ट्रेड में,
क्योंकि उनका जो फोकस है वो ट्रेड से हटकर अभी टू सेव गार्ड टू टेक पार्ट इन द वॉर भी हो गया था। सो इसकी वजह से भी उनका जो ट्रेड है वो नीचे की तरफ जाने लगा। देखते हैं अल्फांसो डिसूजा जो वन ऑफ द गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज थे इन इंडिया में, उनका क्या कहना है पोर्चुगीज के डाउनफॉल के बारे में, वो क्या समझते हैं। सो वो कहते हैं कि जब पोर्चुगीज इंडिया में आए थे तो उनके एक हाथ में थी तलवार और उनके दूसरे हाथ में था क्रूसिफिक्स। क्रूसिफिक्स क्या होता है? ये क्रिश्चियन सिंबल है जिसे हम क्रॉस भी कहते हैं। दिस इज द क्रूसिफिक्स। तो इसका क्या मतलब है कि वो लड़ाकू थे, जंगजू थे और वो रिलीजियस पॉलिसीज में बिलीव करते थे। जब वो यहाँ पर आए तो उन्हें इतना सोना मिला दैट दिस सेट असाइड द क्रूसिफिक्स, यानी उन्होंने अपने रिलीजन को छोड़ दिया और अपनी जेबें भरने लगे इस गोल्ड से। यहाँ पे गोल्ड का मतलब है पैसा, प्रोस्पेरिटी। और स्लोली स्लोली वो अपनी एक हाथ से इन चीज़ों को नहीं उठा पा रहे थे, सब इतना वजनी हो गया, इतनी ज़्यादा उन्हें प्रोस्पेरिटी मिली कि अब उन्होंने अपनी तलवार भी नीचे डाल दी। अब आपने उन दोनों चीज़ों को छोड़ दिया जो आप लेकर आए थे, जो था आपका रिलीजन और आपका पॉलिटिकल पावर, आपकी लड़ाई करने की टेक्निक। और जब आप इतने ऐसे पोस्चर में, वल्नरेबल पोस्चर में किसी को मिलेंगे, सो दोज हु केम आफ्टर दे वर इजीली ओवरकम। और कौन है जो उनके बाद आए? इनका मतलब है जो डच और ब्रिटिशर्स पोर्चुगीज के बाद अब आएंगे वो बहुत इजीली पोर्चुगीज को ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि पोर्चुगीज अब सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे पड़ चुके हैं, सिर्फ गोल्ड के पीछे हैं। ना उन्होंने अपने रिलीजन को अपने साथ रखा, ना उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को अपने साथ रखा। ये ओपिनियन है अल्फोंसो डी सूजा का, जो कि गवर्नर ऑफ इंडिया रहे हैं पोर्चुगीज के। लेट्स मूव अहेड। जो पहले मोनोपोली थी किस चीज में? नॉलेज ऑफ द सी में। जैसे कि हम जानते हैं कि पहला यूरोपियन जो इंडिया का एक न्यू सी रूट ढूंढ कर आते हैं वास्को डी गामा होते हैं 1498 में। सो यहाँ पर उनकी मोनोपोली थी, नॉलेज बहुत थी पोर्चुगीज को सी रूट के बारे में। लेकिन कब तक ये सीक्रेट होगा? कब तक ये नॉलेज सिर्फ उनके पास रहेगी? स्लोली स्लोली दूसरे यूरोपियन पावर्स भी, जैसे कि डच और इंग्लिश है, वो भी ये सीख लेते हैं। ना सिर्फ रास्ता बल्कि वो स्किल्स भी सीख लेते हैं ओशन नेविगेशन का, कि कैसे नए से नए समंदरी रास्तों को तलाश करना है, समंदर में कैसे गुजरना है, कैसे राह तैयार करनी है। अब क्या हो गया कि अब नई ट्रेडिंग कम्युनिटीज यूरोप से इंडिया आने लगी। पहला तो सिर्फ पोर्चुगीज थे जिन्हें अरब और लोकल लोगों से लड़ना होता था, लेकिन अब डच आएंगे, इंग्लिश आएंगे, डेन्स आएंगे और अब पोर्चुगीज के कॉम्पिटिटर्स बढ़ते जा रहे थे। अब जो फियर्स राइवलरी थी वो बढ़ेगी और इस स्ट्रगल में पोर्चुगीज को बहुत सारी पावरफुल और इंटरप्राइजिंग कॉम्पिटिटर्स का सामना करना पड़ा। और ये कोई आम लोग नहीं थे, ये खुद बहुत ही एडवांस विद नॉलेज थे। और वो ऑफ कोर्स थे डच और द इंग्लिश। और इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने रिसोर्सेज लगाए ओवरसीज में अपने चीज़ों को, अपने एम्पायर को आगे बढ़ाने में। एंड जो पोर्चुगीज है फाइनली इनके सामने अपने हथियार गिरा देते हैं और वो उन्हें रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। किन्हें रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं? द डच एंड द इंग्लिश को। दिस इज जस्ट अ टाइम लाइन प्रोवाइडेड अबाउट द पोर्चुगीज राइज एंड फॉल। जब वो 1498 में इंडिया आते हैं, वास्को डी गामा रास्ता तलाश करते हैं, कैलिकट में जेमोरिन की कोर्ट में कैसे उन्हें वेलकम किया जाता है, से 1503 में जब पोर्चुगीज कोचिन में अपना पहला फोर्ट बनाते हैं, देन सेकेंड पोर्ट जब कन्नौर में 1505 में बनाया जाता है, उसके बाद कैसे 1509 में वो डिफीट करते हैं कंबाइंड फ्लीट ऑफ गुजरात, इजिप्ट एंड जेमोरिन की, और कैसे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन वी टॉक अबाउट 1510 में कैसे अल्फांसो जो है पोर्चुगीज गवर्नर बनकर आते हैं और फाइनली बहुत ही इंपॉर्टेंट गोवा को बीजापुर के नवाब से ले लेते हैं। फिर कैसे गोवा बनता है द कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज। हमने देखा कि लेटर ऑन वो बन जाएगा ब्राजील और गोवा नहीं होगा। देन सब्जुगेशन ऑफ डीयू in 1535. Then we have seen finally they get Daman also.
देन कैसे फिर उन्हें निकाला जाता है पोर्चुगीज को डच के जरिए साउथ ईस्ट एशिया से, जब ब्रिटिश और डच इंडिया में आने लगते हैं। आउस्टर का मतलब होता है डिसमिस करना, निकाल देना। देन हम देखेंगे कि कैसे फाइनली उन्होंने सूरत को भी गंवा दिया इंग्लिश के हाथों। और 1663 वो होगा जब हम देखेंगे कि जो सारी पोर्चुगीज की मलाबार कोस्ट के इम्पोर्टेंट रीजन्स होते हैं सब के सब डच उनसे छीन लेते हैं और पोर्चुगीज बहुत ही बुरी तरीके से अपनी मलाबार कोस्ट को गंवा देते हैं। सो इट्स जस्ट अ टाइमलाइन फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कब कैसे चीज़ें शुरू हुई और कैसे वो अपनी ऊंचाई पर पहुंचे और कैसे उनका फाइनली डिक्लाइन हुआ। सो जस्ट कीप दिस टाइमलाइन इन योर माइंड चीज़ों को बेहतर तौर पर समझने के लिए। लेट्स मूव अहेड। गोवा, जो कि हमेशा से एक पोर्चुगीज का सिंबल रहा ऑफ पावर, उसको भी उन्होंने लूज कर दिया। एंड वन आफ्टर द अनदर उनके जितने भी पोर्ट्स रहे वो सब गंवाते चले गए। किनके हाथों? फॉर एग्जाम्पल जब विजयनगर का फॉल हुआ था तो तब भी जो उनके पास पोर्ट थे वो स्लोली सब गंवाने लगे। द स्पाइस ट्रेड, जो कि इंडिया के मसालों की जो ट्रेड थी जिसके लिए पोर्चुगीज यहाँ पर आए थे, वो भी अब डच के कंट्रोल में आ गई। एंड गोवा वॉज सुपरसीडेड बाय ब्राजील, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इन्हें ऐसा नहीं था कि अब सिर्फ ब्रिटिश और डच का सामना करना पड़ रहा था। 1683 के बाद हम देखते हैं कि उन्हें दो असॉल्ट सहने पड़े मराठास के, और उन्होंने गोवा को भी इन्वेड कर दिया। गोवा की अब इतनी इंपॉर्टेंस रह नहीं गई थी, ब्राज़ील के पास चली गई थी, लेकिन तब भी इंडिया में उनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था गोवा। लेकिन यहाँ पर भी उन्हें उनके इमीडिएट नेबर्स जो कि मराठास थे और जिनकी नेवी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उन्हें इनके असॉल्ट्स का सामना करना पड़ा। सो देखा जाए तो पोर्चुगीज को फ्रॉम एवरी साइड कॉम्पिटिटर्स का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसे फाइनली हो जाता है डिक्लाइन, एंड ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। लेकिन अगर हम उनके राइज एंड फॉल की बात कर रहे हैं तो वी कैन नॉट इवन इग्नोर कि उनका सिग्निफिकेंस रहा क्या इंडिया में। क्या उन्होंने ऐसा किया कि हम आज भी हिस्ट्री में उनके बारे में पढ़ रहे हैं? क्या इंपॉर्टेंस है उनकी इंडिया में? जो बहुत ज़्यादा हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि पोर्चुगीज़ का इंडिया में आना ये यूरोपियन एरा की शुरुआत है। ऑफ कोर्स क्योंकि 1498 में जब वो आए तभी से यूरोपियंस का इंडिया में आगमन शुरू हुआ विथ रिगार्ड टू अ न्यू सी रूट, और यहाँ तो न्यू एरा स्टार्ट होता है। साथ ही साथ वो अपने साथ लाए द नेवल पावर, जो उनकी समंदरी लड़ाई थी और जो पावर थी, इंडिया ने उसे कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। इंडिया हमेशा लैंड पर लड़ाई करने और हमारी आर्मी को मेंटेनेंस के ही चीज़ें देखता था। लेकिन टू हैव योर नेवी, और वो भी इतनी पावरफुल, ये जो कंसेप्ट है ये यूरोपियंस ने और स्पेसिफिकली डेफिनेटली पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। हाँ, इंडिया में नेवी नहीं थी ऐसा नहीं था, चोलास के पास थी नेवी, बट वो उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी के पोर्चुगीज ने बनाई। ये पहला टाइम था जब फॉरेन पावर इंडिया में आती है, और वो भी समंदरी रास्ते से। क्योंकि हमने मिडिवल इंडिया में जितने भी इन्वेडर्स देखे और इवन मुगल्स फॉर दैट सेक, जब वो इंडिया में आते हैं तो ये सब आते हैं हिंदू कुश रिवर्स, हिंदू कुश माउंटेन के पास से, हिमालय से आते हैं सारे, और सिंध के रास्ते से आते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आते हैं। सब समंदरी रास्ता कोई नहीं लेता है, ये पहाड़ों के पीछे से आते हैं, हमारे लैंड रूट से आते हैं। लेकिन इट वॉज अ पोर्चुगीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि उन्होंने लैंड रूट नहीं लिया, दे केम फ्रॉम द सी। पोर्चुगीज शिप्स जो है ये कैनन कैरी करती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तोप जो होती है जो बैटल्स में यूज होती है, और वो लोग उनकी शिप पर ये लगी होती थी, जिसकी वजह से उनकी जो शिप्स हैं वो बहुत ही प्रोटेक्टेड होती थी। और अगर उन्हें किसी भी तरीके का थ्रेट होता था तो दे कैन इजीली यूज इट अगेंस्ट देम। और जो पोर्चुगीज थे, दे डिक्लेयर देयर इंटेंशन टू अबाइड बाय नो रूल्स एक्सेप्ट देयर ओन। ये तो हमने उनके पूरे कार्यकाल में देख ही लिया कि पोर्चुगीज किसी के भी रूल्स को फॉलो नहीं करते थे सिवाय खुद उनके। साम दाम दंड भेद, वो लोग हर चीज यूज करेंगे। हमने देखा वो पायरेसी भी करेंगे, वो रॉबरी भी करेंगे, दे वुड ट्राई टू सीज पीपल, और क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे, और कुछ भी करेंगे, बस उन्हें अपने मकसद में पूरा होना है। ये था पोर्चुगीज का वे ऑफ वर्किंग।
लेकिन इसका उन्हें एडवांटेज तो हुआ, डिसाइसिव एडवांटेज तो हुआ इंडियंस के ऊपर और इंडियन ओशन ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ सीख लिया। इंडिया का जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो पूरा रेवोल्यूशनलाइज हो गया, क्योंकि जब हमारे सामने इतने स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थी तो इंडिया के जो नेटिव रूलर्स हैं उनमें भी ये जागरूकता आई समंदरी आर्मी के बारे में, जिसे हम नेवी कहते हैं। अगर हम सदर्न इंडिया के मलाबार की स्पेसिफिक बात करें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोस्ट था मलाबार कोस्ट, वहां पर 16वीं सदी में हम देखते हैं कि पोर्चुगीज की जो मिलिट्री इनोवेशन थी, ये बहुत ही हमने जाना कि इनके पास मोनोपोली थी टेक्निक में और इनोवेशन में, क्योंकि ये रेनासांस से आए थे। सो इनका जो बॉडी आर्मर होता था, यानी इनके जो सिपाही होते थे जो आर्मर पहनते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ इनका जो मैच लॉक मैन था। अब हम सोचेंगे क्या होता है मैच लॉक मैन। सो ये एक तरीके की हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल फायरिंग होगी। जैसे नॉर्मली मिडीवल इंडिया में हम क्या देखते हैं, अगर बंदूकें हैं भी तो हमें बार बार उसमें कारतूस लोड करना पड़ता था, लेकिन मैच लॉक मैन ये ऐसी टेक्निक थी जिसके जरिए जो बारूद है वो खुद से ही चला जाता था बंदूक में एक के बाद एक, और कंटिन्यू फायरिंग की जा सकती थी। हर बार सिपाही को उसे फिल नहीं करना पड़ता था। सो इसकी वजह से टाइम सेव होता था बैटल में और बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स दिया जा सकता था और कंटिन्यू फायरिंग की जा सकती थी। देन उनके जो गन्स थे वो शिप पर अटैच भी होते थे, जो बड़े बड़े गन्स थे जैसे कि कैनन्स होते हैं, तो वो भी उन्हें हेल्प करते थे। और द पोर्चुगीज मे हैव कंट्रीब्यूटेड बाय एग्जाम्पल टू द मुगल यूज ऑफ फील्ड गन्स एंड द आर्टिलरी ऑफ स्टिरअप। अब ये जो आर्टिलरी ऑफ स्टिरअप है ये मुगल्स के जरिए भी इस्तेमाल की जाती थी और पोर्चुगीज इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सो ये क्या होता है, तो इस आर्टिलरी मतलब होते हैं जो हमारे गोला बारूद बंदूकें या जो हमारे वेपन्स है उसे हम आर्टिलरी कहते हैं। और ये एक टेक्निक है आर्टिलरी ऑफ द स्टिरअप, इसके जरिए छोटे छोटे गन्स यूज किए जाते हैं, छोटे छोटे हथियार यूज किए जाते हैं ताकि जल्दी जल्दी से उन्हें चेंज किया जा सके और बहुत फास्ट मूवमेंट में अटैक किया जा सके। तो इस टेक्निक को, छोटे औजार इस्तेमाल करने की इस टेक्निक को आर्टिलरी ऑफ द स्टिरअप कहा जाता है। हावेवर जो बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री कंट्रीब्यूशन हुआ पोर्चुगीज के जरिए वो था ऑन शोर, एंड दैट वाज द सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री। ये इन्होंने स्पेनिश मॉडल यूज किया, ओके, जिसे टर्शियो कहा जाता है। स्पेनिश मॉडल ऑफ ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री जिसे टर्शियो कहा जाता है, इसके जरिए ऑन शोर सिपाहियों को 1/3 नॉर्मली होते हैं ये आपकी पूरी फोर्स के, और ये बहुत ही क्विक फास्ट और ऐसे होते हैं वो मतलब सिपाही जो कोई उन्हें समझ नहीं पाता और दे अटैक। सो ये एक मेथड था स्पेनिश मॉडल जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंडिया को, और हम लेटर ऑन देखेंगे कि पोर्चुगीज के जाने के बाद भी दिस मेथड ऑफ टर्शियो कैसे इंडिया में यूज होता है। 1630 में हम देखेंगे कि एज अ काउंटर टू डच प्रेशर जो कि बढ़ता जा रहा था, द प्रैक्टिस वॉज अडॉप्टेड फर्स्ट बाय द फ्रेंच एंड इंग्लिश एंड लेटर टेकन अप बाय द मराठा सिख एंड इवन सच आर्मीज ऑफ सिपॉइज बिकेम न्यू टूल्स फॉर एम्पायर इन इंडिया। जैसा कि मैंने कहा लेटर ऑन हम इंडिया में भी इस टेक्निक को देखेंगे इस्तेमाल होते हुए। हम जानते हैं कि पोर्चुगीज मास्टर्स थे इम्प्रूव टेक्निक के, कहाँ पर, तो समंदर में, सी में। उनकी जो शिप्स होती थी मल्टी डेक्ड होती थी, मतलब कई फ्लोर्स होते थे, और जो उनका डेक होता था, जो जमीन होती थी उस शिप की, उसको भी मल्टीप्लाई किया जाता था ताकि वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो सके और कोई मुश्किल वक्त में हाइडिंग स्पॉट भी बन सकता था। और बहुत ही हैवी कंस्ट्रक्ट करते थे सो दैट अगर कोई अटैक भी कर रहा है तो इजीली उनकी शिप टूटे ना और समंदर में डूबे ना। और जो उनकी डिज़ाइन होती थी वो बहुत ही सुपीरियर होती थी, इतनी सुपीरियर कि वो अटलांटिक ओशन की गेल्स जो बहुत हवाएं और लहरों का सामना कर सकती थी। तो उनके लिए रेगुलर इंडिया का मॉनसून क्या था, जो हमारी मॉनसून की हवाएं थी वो पोर्चुगीज के लिए कुछ नहीं थी, क्योंकि वो अटलांटिक की उन तूफानी हवाओं का सामना कर कर ही इंडिया पहुंचे थे। एंड इस बात ने, उनकी इस टेक्निक ऑफ शिप बिल्डिंग ने परमिट किया
उनको हैवी आर्मामेंट कैरी करने के लिए। उनकी शिप इतनी स्ट्रांगली बनी होती थी, इतनी हैवीली कंस्ट्रक्ट होती थी कि वो अगर हैवी आर्म्स भी उस पर लगाते थे तो बहुत इजीली वर्कआउट हो जाता था। अगर शिप बहुत लाइट वेट होती तो हैवी अम्यूनेशन उस पर नहीं लिया जा सकता था, पर इनके केस में ऐसा नहीं था। उन्होंने और यूज किया कासल प्रो एंड स्टर्न का, जो कि बहुत ही नोटवर्दी मेथड है रिपेल और लॉन्च करने का। अब ये प्रो और स्टर्न क्या होते हैं? ये प्रो और स्टर्न जो है ये फ्रंट और बैक पार्ट ऑफ अ शिप है, जो कि कासल्ड होते थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपवर्ड्स मूवमेंट पर बनाए जाते थे, जिसकी वजह से शिप को एक स्ट्रक्चर भी मिलता था। और इस मेथड की वजह से उनके जो बोर्डिंग और लॉन्च की जो प्रैक्टिसेस थी बहुत इजीली कंडक्ट हो पाती थी। टाइम सेविंग, साथ ही साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। और ऑफ कोर्स इनके पास ये सब टेक्निक थी, लेकिन जो हमारे इंडियन बिल्डर्स थे लेटर ऑन, हमने भी इनकी ये टेक्निक को यूज़ किया और हमने हमारे ओन यूजेज के लिए उसे बनाया। लेकिन अगर हम बात करें कि पोर्चुगीज की जो स्किल थी ऑर्गेनाइजेशन की और क्रिएशन ऑफ रॉयल आर्सेनल्स, और जिस तरीके से वो डॉकयार्ड बनाते थे, उनका जो मेंटेनेंस था, हाउ दे यूज टू रन देयर थिंग्स, रेगुलर सिस्टम ऑफ पायलट्स, जितना इम्पोर्टेंट उन्होंने मैपिंग को दी, कैसे वो हर चीज़ के नक्शे बनाते थे, हाउ टू डू थिंग्स, और उनका जो पिटिंग स्टेट हुआ करता था, इवन जो उनके प्राइवेट मर्चेंट्स के खिलाफ जो उनकी शिपिंग होती थी, ये सब कुछ इतना ज़्यादा नोटवर्दी था कि इंडिया ने इनसे बहुत कुछ सीखा शिप बिल्डिंग में, नेवी में, और हाउ टू हैव इंडियन ओशन ट्रेड, और कैसे अपनी पावर को बनाया जाए, किस तरीके से न्यू शिप्स बनाई जाए, इवन कैसे चीज़ों को मेंटेन किया जाए, वो आपके पायलट हो या आपकी मर्चेंट शिप्स हो, या फिर मैपिंग का कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये सब हमने यूरोपियन में स्पेशली पोर्चुगीज से सीखा। हाँ, ऑफ कोर्स मुगल्स और मराठा ने बहुत कुछ सीखा है पोर्चुगीज से, लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें कि कौन उनके एक्चुअल एयर थे, यानी किसने उनसे सबसे ज़्यादा चीज़ें नॉलेज में सीखी, सो ऑफ कोर्स वो यूरोपियंस ही थे। और जब हम यूरोपियंस की बात कर रहे हैं तो वो थे डच और इंग्लिश। इन्होंने भी अपनी नेवी पोर्चुगीज को देखकर सीखकर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग कर ली थी कि वो किसी इंडियन लोकल नेटिव ने भी नहीं की थी। एंड इंडिया, क्या हुआ कि जो उनकी मेमोरी है रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की, और जितने तरीके से उन्होंने कितने जालिमाना तौर पर क्रुएल्टी के साथ यहाँ पर अपना समय गुजारा, कि हम उनकी जो कंट्रीब्यूशन है हमारे कल्चरल फील्ड में उसे बिल्कुल ही भूल गए हैं, क्योंकि उनकी जो जुल्म था और जो उनकी बैड प्रैक्टिसेस थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो सबको ओवर पावर कर देती हैं। लेकिन फिर भी हम नहीं भूल सकते कि उनके जो जेसुइट्स थे, जो उनके मिशनरीज थे, उन्होंने यहाँ पर चर्च बनाए, और इन चर्च के ज़रिए बहुत से टीचर्स और पैट्रन्स भी थे। पैट्रन्स जो किसी भी चीज़ के प्यार करते हैं, उससे साथ देते हैं, उसका बढ़ावे में मदद करते हैं। तो बहुत ज़्यादा चर्च में ऐसे पैट्रन्स थे जो इंडिया के आर्ट को तरक्की पर पहुंचाना चाहते थे, वो इंडिया के आर्ट को सपोर्ट करते थे। वो पेंटिंग हो, या हमारे कार्वर्स हो, या फिर हमारे बुत बनाने वाले हो, हमारे स्कल्पचर्स हो, मूर्ति बनाने वाले हो, हमारे म्यूजिक को भी पोर्चुगीज के बहुत ज़्यादा पेट्रोनाइजेशन मिली है। और ये हम सिर्फ ये पोर्चुगीज तक सीमित नहीं रख पाएंगे, आगे जो यूरोपियंस आएंगे वो इंडियन कल्चर को पेट्रोनाइज करेंगे, लेकिन पोर्चुगीज का रिलीजियस प्रोसिक्यूशन और क्रुएल्टी इतनी ज़्यादा है कि वही हमारा पहला पॉइंट होते हैं जब भी हम पोर्चुगीज की बात करते हैं। एंड वी कैन नॉट टॉक मच अबाउट कल्चर, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन उन्होंने जो आर्ट में मदद की, अगर हम सिल्वर स्मिथ, हमारे लोहार की बात करें, या फिर हमारे सोनार गोल्ड स्मिथ की, तो ये बहुत ज़्यादा ही फ्लरिश होते हैं गोवा में, जो कि हेडक्वार्टर होता है पोर्चुगीज़ का। एंड ये एक सेंटर बन जाता है किस चीज़ का? इलेबरेट फिल्जरी का। अभी फिल्जरी या फिल्ग्री होता क्या है? सो ये डायमंड के जब काम किए जाते हैं तो उसमें जब मेटल यूज़ होता है उस हीरे को पकड़ने के लिए, तो उसके बारीक काम जो होती है, जो नक्श के काम होते हैं, उसे फिल्जरी या फिलिग्री कहा जाता है, जो कि पोर्चुगीज़ के वक्त में बहुत ही परवान चढ़ा। देन उसके बाद फॉलिएज का काम, देन जो हमारा धातों का काम था, मेटल वर्क, और ज्वेल्स को, जो हमारे हीरे जवाहरात है, उन्हें कैसे किसी मेटल में बैठाना, ये सब टेक्निक्स हमें डेफिनेटली पोर्चुगीज ने बहुत कुछ सिखाई। और इनके जो चर्चेज होते थे, उनका जो अंदरूनी हिस्सा होता था, जो उसके इंटीरियर्स होते थे,
उसने भी हमें बहुत ज़्यादा वुड वर्क यानी जो लकड़ी का काम है उसके बारे में सिखाया। और जो उनके मूर्ति होते थे, जो उनके स्कल्पचर्स होते थे, उनकी जो पेंटेड सीलिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक चर्च आर्किटेक्चर का, कि जो सीलिंग होती है, जो छत होती है, अंदर से वो बहुत ही खूबसूरत बिब्लिकल क्रिश्चियन पेंटिंग्स होती है वहाँ पर। इनके केस में वो जनरली सिंपल थी और उनका आर्किटेक्चर प्लान जो था ओवरऑल वो सिंप्लीफाइड था बट स्टिल वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इतना कुछ हमने उनसे सीखा कल्चरली एंड टेक्निकली ऑल्सो। और इसी के साथ अंत होता है पोर्चुगीज का, और रादर हमारा पार्ट खत्म होता है पोर्चुगीज के बारे में जानने का।